Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IS Foundation. You are watching Assam Prahari with me Raj Gaurav. And today on February 8, we will discuss these topics from last week Assam specific current affairs. आज के आसाम प्रहरी के एजेंडा को स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट मैं तुम्हारे साथ फिर से शेयर कर देता हूँ। आसाम ईयर बुक जो कि लास्ट ईयर आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, जनवरी टू दिसंबर 2025 का। इट इज अवेलेबल ऑन स्मार्ट आईएएस ऑफिशियल ऐप इन बोथ इंग्लिश एंड SMEs. From there you can download it, print it and then start your revision for the upcoming APSC prelims. बाकी अब हम आज के एजेंडा पर चलते हैं। तो आज के आसाम परेड में जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यूनियन बजट 2026 और उसका आसाम की डेवलपमेंटल नैरेटिव पर, आसाम में डेवलपमेंट पे क्या इंप्लीकेशंस, क्या उसके लिए सिग्निफिकेंस है, उसे डिस्कस करेंगे। द सेकंड टॉपिक विच वी विल डिस्कस टुडे इज अबाउट द अंडरग्राउंड रेल कनेक्टिविटी इन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और इंडिया के बाकी पार्ट को कनेक्ट करता है, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ नैरो भी है। वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करिए एक अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का। सो हाउ दिस इज सिग्निफिकेंट for India's strategic for India's economic need, as well as making connectivity better between the two parts of India, one which lies in the northeastern part and the other which lies in the northern and then southern part of India। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके लिए चैलेंजेस क्या है। और जब हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे तो बीइंग ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको वे फॉरवर्ड भी मालूम होना चाहिए। द थर्ड टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेटिंग एग्जामिनेशन सिस्टम एंड गवर्नेंस चैलेंजेस। एग्जामिनेशन को लेकर अभी जैसे तुम लोग एपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, बट एपीएससी यूपीएससी के साथ साथ भी देयर आर मेनी अदर एग्जामिनेशंस। इवन बोर्ड के भी एग्जामिनेशंस होते हैं। कई बार उन एग्जामिनेशंस में भी देखा जाता है कि पेपर लीक की वजह से, अभी रिसेंटली हमने आसाम में देखा पिछले साल कि पेपर लीक की वजह से कई एग्जामिनेशंस के पेपर कैंसिल कर दिए गए, डेट चेंज करने पड़ते हैं। तो वैसे चैलेंजेस जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ आते हैं, हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे आसाम के मीडिया का रोल, जो कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिव रोल इन्होंने प्ले किया। कब when the time arises, especially when the time of crisis, that crisis may be related to any natural crisis, that crisis may be related to some man-made disasters, like जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम में जिस डिस्टर्बेंस से आसाम को गुजरना पड़ा, वहां पर मीडिया ने एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया। उसके पहले भी और उसके बाद भी मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबल रोल है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और फिर उसके साथ आपके लिए इन चारों टॉपिक से रिलेटेड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ओके, रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात कर लें तो आज मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आपके लिए दो आर्टिकल लिए हैं, जिसको पढ़कर आप खुद से अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो या अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इन आर्टिकल्स को हाईलाइट करके भी रख सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। पहला है डिस्ट्रेसिंग रेगुलरिटी ऑन मेघालय रेड होल माइंस। मेघालय में रेड होल माइंस से रिलेटेड कई टाइप के मिसहैप्स, कई टाइप के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, पहले भी हो चुके हैं पहले भी। उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या रेगुलेटरी मेजर्स हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड, सॉरी, जस्ट अ मिनट। सो रेड होल माइनिंग से रिलेटेड आगे कोई वैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो मेघालय में, या फिर बाकी अलग अलग स्टेट्स में क्या रेगुलेटरी मेजर्स हो सकते हैं, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, द हिंदू का आर्टिकल में। और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 के बारे में, दैट हाउ दिस दिल्ली डिक्लेरेशन वुड फ्रेम अ न्यू अप्रोच फॉर इंडियाज मिडिल ईस्ट पॉलिसी। इंडिया के मिडिल ईस्ट पॉलिसी में दिल्ली डिक्लेरेशन कैसे हेल्प करेगा, उसके बारे में बात कर लें। अच्छा, एक और बात क्या कि आज से आसाम प्रहरी का ये सेशन जो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारा कंटेंट पीडीएफ में आपके पास हमेशा से अवेलेबल रहता था इंग्लिश में। फ्रॉम टुडे ये इंग्लिश के साथ साथ एसएमएस में भी अवेलेबल रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप एसएमएस में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द यूनियन बजट। यूनियन बजट और उसका यूनियन बजट किस तरह से आसाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किस तरह से आसाम में जो ग्रोथ ड्रिवन अभी इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, यूनियन बजट उसे कैसे और सपोर्ट करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। हम पहले थोड़ा बजट के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बजट वर्ड की अगर बात करें तो ये बजट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है, याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। ठीक है, ये फिल्म्स में कई बार पूछा गया है, याद रखो। सबसे पहले बजट की बात करें तो 1860 में जेम्स विल्सन ने इसको प्रेजेंट किया था, और उसके बाद फिर 1947 में इंटरिम बजट को प्रेजेंट करने का काम किया था मुस्लिम लीग के मेंबर लियाकत अली खान ने। जी हाँ, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। तो फिर इंडिपेंडेंस के बाद मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का पूरी तरह से बंटवारा हो गया, उसके बाद लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के मेंबर बनकर पाकिस्तान चले गए। तो उसके आगे इनकी कहानी नहीं है। इंडिया में फिर यूनियन बजट को प्रेजेंट करने का काम आर के सनखोमन चेट्टी साहब 1947 में अगेन करते हैं।
रेलवे बजट इसको एकवर्थ कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1921 में सेपरेट किया गया था और वो सेपरेशन काफी टाइम तक चला, पर फिर से हमने 2017-18 में देखा कि एज पर द बिबेक देबरॉय कमेटी रिकमेंडेशंस द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड इनटू जनरल बजट। 2017-18 से पहले रेलवे बजट को सेपरेट प्रेजेंट करना पड़ता था, जो कि एकवर्थ कमेटी ने अपने रिपोर्ट में सबमिट किया था, बट बिबेक देबरॉय कमेटी ने इसको अलग करवा दिया। इसको आप फिर से एक बार जाकर देख सकते हो, बिबेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं, रेलवे बजट एंड यूनियन बजट को सेपरेट करने के क्या फायदे हैं, वगैरह वगैरह। बाकी बजट के हम बजटिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन करना, यूनियन और स्टेट के बीच स्पेशली यूनियन के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करना, और यूनियन और स्टेट किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में, किस तरह से प्रेजेंट इंडिया में डेवलपमेंट के पाथ पर चल सकते हैं, इसमें बजट में कई ऐसे परफॉर्मेंस, कई ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ बजट। किन किन टाइप्स के बजट हम देख सकते हैं, या हम 2026-7 के बजट की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल एंड फिजिकल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो, और हाईटेक जॉब क्रिएट करने की बात करें आसाम के पर्सपेक्टिव में, तो ये बजटरी एलोकेशन है, दीज आर द बजटरी एलोकेशंस। यहाँ पे एक्चुअली देखो, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ये बजटरी एलोकेशंस और कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है। आपको क्या करना है ना, ये फिगर्स अपने मेंस के आंसर्स के लिए प्रिपेयर रखना है। समटाइम्स देयर यू कैन मेंशन कि अच्छा इतना बजटरी एलोकेशन किया गया। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड केयर के लिए तेजपुर मेडिकल हेल्थ कॉलेज एंड गुवाहाटी मेडिकल हब, इमरजेंसी स्कूल सेटअप करना या उनके कैपेसिटी इंक्रीज करना, इन चीजों पे ध्यान दिया गया है। उसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिटी इकोनॉमी रीजन्स है ना, फ्लड एंड अर्बन फाइनेंस में भी अच्छा खासा बजटरी एलोकेशन है। कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए है, टूरिज्म एंड कल्चर को इंप्रूव करने की बात की गई है, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन पिलग्रिम्स को फोकस में रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आसाम के लिए, आसाम में हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर के साथ साथ पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए यूनियन बजट 2026-27 ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। की हाइलाइट्स को हम देख ले, जो यहाँ पे मैंने फिगर्स के अकॉर्डिंग बताया था, उसको जरा हम सेपरेट कर ले तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर भी देखो इस इमेज में भी मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह मेंशन कर रखा है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट है 11,000 करोड़ का, हाईटेक हब क्रिएट करने की बात की जा रही है। जागीरोड सेमीकंडक्टर जो प्लांट है उसको सेंटर में डालकर और ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड या बाकी हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे गुवाहाटी आसाम के लिए क्रिएट करवाए जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एगरवुड के बारे में हमने पिछले आसाम प्रहरी के सेशन में और प्री सिक्योर के सेशन में भी बात की है। तो एगरवुड इंडस्ट्री को त्रिपुरा और आसाम के लिए और बाकी नॉर्थ ईस्ट के लिए किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, दिस प्रोविजंस वर आल्सो प्रेजेंट इन द यूनियन बजट 26-27। इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फ्लड से लड़ने के लिए और बाकी हेल्थ केयर इंप्रूव करने के लिए भी ये मेजर्स इस बजट में प्रेजेंट थे। सो नाउ अ सिंपल मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 150 वर्ड का एक क्वेश्चन है आपके पास, एकदम सिंपल है। देखो ये टॉपिक भी बड़ा सिंपल था कि बजट में आसाम के लिए क्या है, उससे ही रिलेटेड ये एक आपके लिए क्वेश्चन 150 वर्ड्स में, 2 पेज में आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो। पहले आंसर शुरुआत करने के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन आप बजट के बारे में बताओगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द बजट एंड हाउ द बजट 2026-27 इज मेकिंग चेंजेस फॉर फिजिकल एलोकेशंस और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फॉर आसाम। तो ये 3 या 4 टॉपिक में करके आप 150 वर्ड्स का आंसर 2 पेज में बड़े आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में चलने से पहले ये आपके लिए एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा अंडरग्राउंड रेल कनेक्टिविटी इन द चिकन नेक कॉरिडोर और द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, या जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी बुलाते हैं, वहां पर प्लान चल रहा है एक अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क स्टेब्लिश करने का। दिस अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क हैज मेनी सिग्निफिकेंस, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो लोकेशन की बात कर लें तो दिस अंडरग्राउंड नेटवर्क वुड बी बिटवीन 3 माइल हाट एंड रंगापानी स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इन दो लोकेशंस के बीच में ये अंडरग्राउंड कॉरिडोर को, रेलवे कॉरिडोर को बनाया जाएगा। डेप्थ एंड डिजाइन की बात करें तो ट्रैक्स टू बी लेड 20 to 25 मीटर्स बिलो द सरफेस। इससे एक फायदा होगा कि अगर मान लो ऊपर से कोई मिसाइल अटैक भी किया गया तो ये सिक्योर रहेगा, वहां पर किसी भी टाइप की वैसे तुरंत ही चैलेंजेस की बात नहीं आएंगी। एंड नाउ लेट्स सी इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो वल्नरेबिलिटीज को हार्डन करने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनिंग वल्नरेबिलिटीज। कई बार हमने देखा कि ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि चाइना भी चिकन नेक कॉरिडोर को या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करने की कोशिश करता है अपने अलग अलग हथखंडे से, अपने अलग अलग मेजर से। तो अगर ये अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क बना दिया गया तो ये 20-22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बनेगा वो चाइना और बांग्लादेश दोनों की दादागिरी से, दोनों की गिदर भपकी, या वो क्या बोलते हैं, हम लोग गिदर भपकी बुलाते हैं, देयर इज अ सेइंग कि वो जानबूझकर डराने की कोशिश करते हैं, उससे दूर रहेगा।
दूसरा सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, वही एक्सटर्नल थ्रेट की हम बात कर रहे थे कि जब हम वल्नरेबिलिटी को हार्डन कर लेते हैं, वल्नरेबिलिटी को स्ट्रांग बना लेते हैं कि वो वल्नरेबिलिटी हमें परेशान नहीं करे, तो वो किसी भी टाइप की सिक्योरिटी थ्रेट, चाहे वो मिसाइल स्ट्राइक हो या फिर ट्रेन को जाम करके वहां पे राइड्स करने की कोशिश की जाए या रेलवे ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए, वैसे भी थ्रेट्स नहीं होंगे। अनइंटरप्टेड लॉजिस्टिक मूवमेंट भी होगा। ऐसा नहीं है कि जब अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क बन जाएगा तो ऊपर से जो रेलवे ट्रेन चल रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। हम दोनों का यूज करेंगे जिससे अनइंटरप्टेड लॉजिस्टिक्स एंड ह्यूमन मूवमेंट इजीली हो सके। अदरवाइज उस कॉरिडोर में ना जाम जैसी समस्या हो जाती है, वो तुम फील नहीं करते हो। रोड पे जब भी कभी जाम लगता है तो हम उसको फील कर लेते हैं, वहां एक्चुअली फील नहीं होता, बट एक्चुअली में उसके वजह से ना स्पीड कम हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो ओवरऑल आपके जो 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 ड्यूरेशन है आपके ट्रेवल का वो बढ़ जाता है। ठीक है। एंड काउंटरिंग इंटिमिडेशन, चाइना और बांग्लादेश की तरफ से जो वो इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, हाँ, ये गिदर भवकी दिखाना मतलब इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, वैसा भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है। दो देयर आर सम चैलेंजेस एज वेल, चैलेंजेस कई टाइप्स के हैं। जैसे जियोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करें तो हाई सेस्मिक एक्टिविटी जोन में पड़ता है। उसके बाद से फिर ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के अलावा बाकी जो रिवर्स हैं फ्लड प्रोन भी होते हैं, ये भी एक है। देन एग्जीक्यूशन गैप भी, कई बार हमने देखा है कि ऐसी चीजें प्लान तो होती है लेकिन अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। सम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट वुड आल्सो बी देयर, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा अगर उस रीजन से हम इस रेल कॉरिडोर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ओवर द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट रीजन, एडजॉइनिंग फॉरेस्ट रीजन पे क्या असर पड़ेगा, जो रिवर्स वहां से फ्लो कर रहे हैं क्या उन रिवर्स के कोर्स को हम डिस्टर्ब करेंगे। उसके साथ साथ फाइनेंशियल वीकनेस, ये भी एक चैलेंजेस है। फाइनेंशियल वीकनेस इसलिए क्योंकि जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, अब रेलवे अगर पूरा का पूरा उसका, सपोज वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर हम बजटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो रेलवे के ऊपर एक अच्छा खासा बर्डन पड़ने वाला है, और वो बर्डन फिर निकलेगा फेयर में, चाहे वो फिर लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए हो या फिर ह्यूमन के मूवमेंट के लिए हो। सो दीज आर सम चैलेंजेस, एंड एज पर दो चैलेंजेस एंड द सिग्निफिकेंस हम वे फॉरवर्ड निकालते हैं, क्योंकि चैलेंजेस की वजह से रुक नहीं जाना है, हमें आगे भी निकलना है। राइट, तो वे फॉरवर्ड क्या है? पार्टिसिपेशन बेस्ड गवर्नेंस। हमें ना पार्टिसिपेशन बेस्ड गवर्नेंस अडॉप्ट करने की जरूरत है, जिसमें हम आउटकम ड्रिवन एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। एक तब प्लान बना, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि छोटी छोटी चीजों में हमें हेल्प करेंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंसी होगी ना लार्ज सेक्टर पे इस कॉरिडोर को बनाने के लिए, वो घट जाएगी। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू एग्जीक्यूट द 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड रेल लिंक कॉरिडोर, सो दैट हम सप्लाई पाथ को ना और स्ट्रॉन्ग बना सके। ये स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी हमें इंप्रूव करनी है। हम रेल लिंक के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी करेंगे। यहाँ पे ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर लेना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ठीक है, इस पॉइंट पर। देन फॉर्मलाइजिंग एगरवुड एंड आयुष, देखो इस टाइटल, इस हेडिंग को मैंने यहाँ पर फिर से मेंशन किया है, आपके लास्ट सेशन में भी मेंशन था, और नहीं तो यहाँ पर फिर से मैंने मेंशन किया है, ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट को दिखाता है। एगरवुड इंडस्ट्री जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के लिए है, अगर हम उस इंडस्ट्री को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, एगरवुड के अलावा बाकी आयुष इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथन करें, तो ये ना सिलीगुड़ी या वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल के बाकी जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं, वहां पे इकोनॉमी को स्ट्रांग करेगा। और जब इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी ना लोकल लेवल पर, तो जो इंटरनल चैलेंजेस अराइज होते हैं राइट्स वाले, है ना, पटरियों के आसपास कई बार इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, कई इलीगल कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, राइट, इलीगल सेटलमेंट्स हो जाते हैं, तो वैसे चैलेंजेस हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट भी ऐड किया है, आप इसका रेलेवेंस याद रखिएगा। एंड देन प्रायोरिटाइजिंग द एग्जिस्टिंग असेट्स, जो असेट्स पहले से यूज में आ रहे हैं, हम उन एग्जिस्टिंग असेट्स को ना इंप्रूव कर सकते हैं। सो बाय इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स, इवन यहाँ पे जैसे स्कूल्स, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये गलती से ऐड हो गया है। फोकस ऑन अपग्रेडिंग द स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को हटाइए, अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग, ये 50 ईयर ओल्ड भी हटा दो, अपग्रेडिंग रेलवे नेटवर्क, है ना। मैं फाइनल पीडीएफ अपलोड करने के टाइम में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूंगा। जो अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है ना, हमको उसे अपग्रेड करने की भी जरूरत है। अगर हम एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को भी अपग्रेड करें, तो उसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, कि हमें बहुत जल्द ही अंडरग्राउंड रेलवे कनेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा कंसर्न होकर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दीज आर द वे फॉरवर्ड। एंड नाउ दिस सेकंड मेंस बेस्ड क्वेश्चन ऑन इट, ये दूसरा मेंस बेस्ड क्वेश्चन रहा, और ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी, जिसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में करना है। थर्ड टॉपिक पर आते हैं, तो थर्ड टॉपिक था आसाम में एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं, कुछ चैलेंजेस स्टूडेंट फेस करते हैं, पर यहाँ पर हम चैलेंजेस की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स नहीं, अब स्टूडेंट चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उसके लिए तो खुद प्रधानमंत्री एग्जाम पे चर्चा कर रहे हैं।
उसके लिए कई सपोर्ट्स हैं अवेलेबल, जो टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, स्कूल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, काउंसलिंग की फैसिलिटी होती है, पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच के इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता है। बट देयर आर सम चैलेंजेस, चैलेंजेस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, challenges for conducting recruitment examinations as well, ये सारी चीजें। ओके, अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के एडुकेशन में यूज का और स्पेशली एडुकेशन में एग्जामिनेशंस में यूज का। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि इससे डिजिटल एडमिट कार्ड, एग्जाम के लिए अप्लाई करना, अपने रिजल्ट को देखना, आपके सर्टिफिकेट में, पासिंग सर्टिफिकेट्स में कोई एरर आ गया उसको इंप्रूव करवाना, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड की तरफ भी वर्क करता है, जहाँ पे कई चैलेंजेस भी आते हैं। तो चैलेंजेस है मेल प्रैक्टिस से लेकर, एग्जामिनेशन में जो मेल प्रैक्टिसेस होते हैं, पेपर लीक की समस्या होती है, स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम होता है। कई बार हमने देखा कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर पे तो पहुंच गए, पर वहां पे बाकी फॉर्मेलिटीज में इतना टाइम चल जाता है, इतना टाइम किल हो जाता है कि स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, राइट। इसके लिए हमें क्या क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म चाहिए? तो सबसे पहले वी नीड इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट। हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और साथ ही साथ नेशनल लेवल भी ऐड कर लो यहाँ पर। वी नीड ओवरसाइट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे ओवरसाइट की जरूरत है। वी नीड टू इम्प्रूव द सरप्राइज विजिलेंस। ये वैसे पहले से चल रहा है, पर हमें ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जो फ्लाइंग स्क्वाड्स आते हैं, हालांकि फ्लाइंग स्क्वाड्स को ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि फ्लाइंग स्क्वाड्स के टाइम में कई बार हमने देखा अपने भी एग्जामिनेशन के टाइम में कि जो इन्विजिलेटर्स होते थे वो बच्चों को डरा देते थे, अरे देखो फ्लाइंग स्क्वाड आ रहा, अलर्ट हो जाए। अब बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, पर अचानक से वो सुनकर ना वो नर्वस हो गया। तो ये सारी चीजें सही करने की वहां जरूरत है। लीगल डिटरेंस भी, लीगल डिटरेंस यहाँ आपने आसाम में देखा होगा कि सपोज एडीआरए का एग्जामिनेशन हो रहा है या कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसके आसपास जहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर है, जैम इंटरनेट जैमर्स लगाए जाते हैं या मोबाइल नेटवर्क जैमर्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को लीक को रोकने का एक थोड़ा प्रयास हो पाता है। हालांकि एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जहां से बनते हैं या जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सेंटर तक होता है, कई बार वहां से भी लीक के न्यूज आते हैं। कितना सच है कितना झूठ है, इस चीज के लिए ऑब्वियसली कमेटी, टाइम बाउंड कमेटी बननी चाहिए, उनके रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंट मैनर में पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने की भी जरूरत है। एंड देन फिजिकल सिक्योरिटी, द फिजिकल सिक्योरिटी मेजर शुड आल्सो बी इम्प्रूव्ड। Though while improving the physical security measure, it should be taken care that the students should not get any challenges. The students should not have such kind of worry that our time would be killed, कि हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा इन सारे सिक्योरिटी मेजर से पास करने के चक्कर में। तो ये सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत है। कंसर्न्स की बात करें, ओवरऑल कंसर्न्स की, तो पेपर लीक एक बड़ा चैलेंज है। आपने देखा है कि 36 क्लास जो 36 द कैंसिलेशन ऑफ 36 क्लास 11 सब्जेक्ट्स इन असम ड्यू टू लीक्स, ये एक बड़ा चैलेंज है। लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। सोसाइटल वैल्यू डिग्रेडेशन भी, सोसाइटल वैल्यू डिग्रेडेशन क्या, सोसाइटी में अब एक जो बिलीफ आ गई है कि आपको हर कॉस्ट पे सक्सेस चाहिए। देखिए, आप किसी एग्जामिनेशन में फेल हो गए, आपने कोई बड़ा आप सपोज स्पोर्ट्स के लिए ट्राई कर रहे थे, आप नहीं सक्सेस कर पाए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया पर वो बिजनेस नहीं चला, इट्स ओके, फाइन, इट्स ओके टू फेल समटाइम्स। आपकी जिंदगी वहीं खत्म नहीं हो जाती है। एक चैप्टर आपके लाइफ का आपके पूरी जिंदगी के बुक को नहीं डिसाइड करता है, रिमेंबर इट। तो इस चीज को ना सोसाइटी को समझने की जरूरत है। जब तक सोसाइटी ये नहीं समझेगी, ये सही नहीं होगा। ऑर्गेनाइज नेक्सस को हिट करना, ये ऑर्गेनाइज नेक्सस होता है क्वेश्चन बनाने वाले, क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने वाले, और जो पेपर लीक करवाने वाली एक बड़ी सी एजेंसी बैठी है उनके बीच। और साथ ही साथ स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वैसे स्टूडेंट, वैसे एस्पिरेंट जिन्हें मेहनत नहीं करना है, जिन्हें जस्ट रिजल्ट चाहिए, शॉर्टकट। तो ये सारे बड़े चैलेंजेस है हमारे साथ। दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइड इन सर्वेलियंस भी, uneven availability of CCTV, सिग्नल जैमर्स एंड AI proctoring, ये ना चैलेंजेस क्रिएट करता है कई टाइप्स के। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिग्नल जैमिंग की बात करें, अब किसी स्कूल के पास सिग्नल को जैम किया गया, उस रोज यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अब जब यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम देखते हैं कि कई टाइप के सर्विसेज हिट हो जाती हैं। तो अब हमें ना टेक्नोलॉजी के ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने पड़ेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव्स इसके पॉसिबल हैं जिसके थ्रू हम लोग इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। ओके, नाउ वे फॉरवर्ड, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं दैट वी कैन हैव स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग को स्ट्रिंजेंट बनाना, फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करना जिससे मेहनत करने वाले स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं हो। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और ये जरूरत है कि हम रूट कॉज को एड्रेस करें। सोसाइटी में ग्रेड्स को लेकर, रिजल्ट को लेकर, सक्सेस को लेकर, और सक्सेस के सिर्फ एक मेजर को लेकर जो ऑब्सेशन है, उसे सही करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स भी, अभी टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स क्या है कि डिजिटल डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर या वाटर मार्किंग, ये सारी चीजें अडॉप्ट की जा सकती हैं।
क्वेश्चन पेपर का डिजिटल डिलीवरी, हालांकि वहां पे कई चैलेंजेस आते हैं कि डिजिटल डिलीवरी तो की जाएगी, पर अगर क्वेश्चन एग्जाम पेन पेपर मेड पर मोड पर हो रहा है तो फिर हमें वहां पर प्रिंट करके और फिर उसके लिए अलग से वहां पे फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये सारे चैलेंजेस बनेंगे। रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क भी, रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क क्या, एक एपीएससी के तुम एस्पिरेंट हो तो एपीएससी के एग्जामिनेशन में जो माल प्रैक्टिसेस हुए थे ना, आप उसको देख सकते हो कि एपीएससी के एग्जामिनेशन में भी माल प्रैक्टिसेस कई बार हुए हैं। उसको लेकर रिजल्ट या उसको लेकर फाइनल जो आउटकम आता है उसको आने में कई साल लग जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे याद है, मैं एक बार कैब से ट्रेवल कर रहा था तो मुझे जो कैब ड्राइवर मिले थे तो वो दादा क्या बता रहे थे कि ही ऑल्सो ट्राई टू अपियर इन सम एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट एपीएससी सीसीई, बाकी जैसे एसआई के लिए एग्जाम्स होते हैं या बाकी एग्जाम्स होते हैं, तो ही ट्राई टू अपियर, बट उन एग्जामिनेशंस के रिजल्ट में इतना फ्रॉड्स हुआ कि फिर उनका हो नहीं पाया, और फिर उन्होंने बोला कि सर इसके बाद हमेशा वैसा ही लगा रहा, तो आगे फिर उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया इस वजह से छोड़कर, और अभी आज कैब ड्राइव कर रहे थे, उन्हें इस बात का अफसोस था। तो ये सारी ना टाइम बाउंड मेजर्स में, टाइम बाउंड मैनर में हमें रिजल्ट चाहिए, तब जाके इंप्रूवमेंट हो सकेगा, राइट। डेटा ड्रिवन सेंटर ऑडिट्स भी, सेंटर का ऑडिट भी डेटा ड्रिवन करके, है ना। अब सपोज मान लो कि पर्टिकुलर किसी रीजन में या किसी स्कूल में बार बार पेपर लीक के केसेस आ रहे हैं, तो वहां पे हमें स्कूल बेसिस पर, केस टू केस बेसिस भी डिसीजन लेने की जरूरत है। हम थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर्स। अब ये देखो थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं, इनको यूज किया जाता है, जैसे आपने सपोज कभी आप बैंकिंग का एग्जामिनेशन देने गए होगे, तो आप बैंकिंग का एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आप वहां पर देखते हो कि बैंकिंग के एग्जामिनेशंस के लिए या एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए कई एजेंसीज को हायर किया जाता है, और वो एजेंसीज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का काम करती हैं। हालांकि वहां पे ये चीज जरूरी है कि उन एजेंसी में भी उनके इंटीग्रिटी की बात को पहले इंश्योर कर लिया जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे परफॉर्म गुड। जहां जहां पर चैलेंजेस हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन में वो चैलेंज आया था तो उसको लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हुआ। तो ये एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर, अगेन यहाँ पर भी थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर को लाने के केस में हमें दोनों टाइप के कंसर्न्स, जो भी कंसर्न्स हो सकते हैं उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, पर इसके जो फायदे हैं वो भी अडॉप्ट किया जा सकता है। नाउ दिस मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ये रहा आपके लिए थर्ड मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम फोर्थ टॉपिक पर आते हैं। फोर्थ टॉपिक है मीडिया नेविगेटेड क्राइसिस विद एम्पैथी। ये जो हेडिंग है मैंने कैसे डिसाइड किया कि असम में मीडिया का रोल, जो कि कई केसेस में तारीफ के काबिल था, हालांकि कई केसेस में कंसर्न भी है कि क्या कंसर्न है, क्या इसी तरह मीडिया को बिहेव करना चाहिए। आज हम वही डिस्कस करेंगे आसाम ट्रिब्यून के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम एसएमएस मीडिया के फाउंडेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में अरुणोदय से, जिसको स्टार्ट किया था मिशनरीज ने, बट धीरे धीरे इसने ही आसाम में जो मॉडर्न एसएमएस लैंग्वेज, मॉडर्न एसएमएस, इसको यहाँ पर आप लैंग्वेज नहीं, मॉडर्न एसएमएस जर्नलिज्म कर लीजिए, ठीक है। मॉडर्न एसएमएस जर्नल और जर्नलिज्म और सोसाइटल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने का काम अरुणोदय से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल असर्शन फेज आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम का, जब आसाम ट्रिब्यून, आज उसी के आर्टिकल की बात कर रहे हैं, सेंटिनल, हम इनके आर्टिकल्स को भी रेफर करते हैं, इन्होंने आसाम में ग्रास रूट लेवल पर जर्नलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। एंड देन डिजिटल एंड मल्टीमीडिया फेज, मॉडर्न एरा में, जहां पर अब यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक चैनल की बात नहीं, देर आर मेनी सच चैनल्स, those who provide good news, they provide updates, but yes, sometimes a serious concern also arises when they start taking sides, जब वो पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी कम्युनिटी का साइड लेने लगते हैं और दूसरे पार्टी को या दूसरे कम्युनिटी को अननेसेसरी टारगेट किया जाता है। चलिए, अब हम रोल की बात करें, रीजनल मीडिया का रोल क्या है। तो रीजनल मीडिया का एक मेन रोल हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट डीएस्केलेशन में। कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, अब वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी रीजन में हो, जैसे सपोज अभी हमने देखा दिमा आसाम रीजन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, या सपोज आसाम और मेघालय बॉर्डर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यहाँ पे ना रीजनल मीडिया, अब दोनों रीजनल मीडिया, आसाम की भी रीजनल मीडिया, मेघालय की भी रीजनल मीडिया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट को ना ईज करने का काम करें। दूसरा का इनका रोल हो गया लोकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। यस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लोकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के बाद जिससे कि लोकल आइडेंटिटी ग्रो भी कर सके और नेशनल यूनिटी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर सके। क्राइसिस इंफॉर्मेशन, फ्लड के केस में, पर्टिकुलर सपोज अर्थक्वेक के केस में, लोकल मीडिया ज्यादा बढ़िया रियल टाइम अपडेट दे सकता है एज कंपेयर टू द नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटरिंग करने के लिए। अब जैसे मिस इन्फॉर्मेशन काउंटर की बात क्या है, सपोज कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते, क्या हम अरुणाचल का एग्जांपल लेते हैं ना, बॉर्डरिंग स्टेट से अरुणाचल। अब चाइना के साथ कई बार हमारे, अभी तो थैंक गॉड सिचुएशंस अच्छे हैं, हमने देखा कि चाइना के साथ हमेशा सिचुएशंस हमारे अच्छे नहीं रहे।
बट अब नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर कई बार क्या करता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है। या नेशनल मीडिया जो दिल्ली में या नोएडा में या मुंबई में जिनके हेड ऑफिसेस हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के उस रीजन पर प्रेजेंट ना होकर भी रिपोर्टिंग करती है, जिसमें कई टाइप के रीमर्स या फिर अनवेरिफाइड न्यूज होते हैं। लोकल मीडिया इसको वेरीफाई करके प्रेजेंट करने का काम कर सकता है। ठीक है। एंड ग्रास रूट अकाउंट, इन सब चीजों को देखते हुए ग्रास रूट अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। So these are the rules of the regional media in Assam, and this can be implemented not only in Assam, ये आप असम के साथ साथ मेघालय में, अरुणाचल में, नागालैंड में, त्रिपुरा में कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट देर आर चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस देखो अभी रिसेंटली कल वाले ही सॉरी प्री सिक्योर के 6 फरवरी के एडिशन में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि किस तरह से ये चीज नोटिस किया गया। किसने नोटिस किया? न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। आप स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल पे जाकर प्री सिक्योर 6 फरवरी के प्री सिक्योर में देखोगे सॉरी, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया कि एनबीडीए नाम की ये जो अथॉरिटी हमारी है, ये अथॉरिटी क्या बोल रही है कि 3 सालों में 60% ऑर्डर ऐसे आए हैं जहां पर टीवी मीडिया या डिजिटल मीडिया ने कम्युनल कोड को ब्रीच किया है। तो ये चैलेंजेस ना सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर नोएडा के लिए था, ये चैलेंजेस हर जगह के लिए है। सेम वही चीज रीजनल मीडिया पे भी अप्लाई होती है। वही स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, जल्दी से न्यूज ब्रेक करने के चक्कर में एक्यूरेसी को भूलकर न्यूज ब्रेक कर देते हैं। फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी, जब जर्नलिज्म थ्री पीस सूटेड में कन्वर्ट हो जाए कि आप थ्री पीस सूट पहनकर या एसी कमरों से ही जर्नलिज्म करने लगे, तो फिर जर्नलिज्म की क्वालिटी कम हो जाती है। जियो पॉलिटिकल स्टिक्स भी एक नया हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में जर्नलिज्म अगर अच्छा नहीं रहा तो हमारे बाकी जो रिलेशन है हमारे नेबरिंग नेशंस के साथ, उसको खराब करने का काम करेगा। अब सपोज मान लो आसाम में अगर कोई भी न्यूज चैनल या डिजिटल मीडिया चैनल अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट रोज बरोज अगर सिर्फ टेंशन प्रोमोट करने के लिए स्टेटमेंट दे रहा है, तो दैट कैन अफेक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, राइट। लैक ऑफ ओवरसाइट, कई बार जो रीजनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्पेशली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर उनपे ओवरसाइट की कमी होती है। स्टेट गवर्नमेंट ओवरसाइट करता नहीं है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, और नेशनल लेवल की भी जो कमेटी होती है वो इग्नोर कर देती है। एंड देन कम्युनिटी बाइस, ये कम्युनिटी बायस पॉलिटिकल नेचर का भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का भी हो सकता है, और रीजनल प्राइड को रीजनलिज्म के नेगेटिव एस्पेक्ट में प्रमोट करने को लेकर भी हो सकता है। रीजनलिज्म भी देखो एक डबल एज सोर्ड है। रीजनलिज्म जब रीजन के डेवलपमेंट की बात करेगा, इंडिया के यूनिटी इंटीग्रिटी को डाइवर्सिटी के साथ प्रमोट करने की बात करेगा, तब वो अच्छा है। लेकिन जब रीजनलिज्म इंडिया में इंडिया से अलग पर्टिकुलर उस रीजन की अलग आइडेंटिटी बनाकर उसको इंडिया से अलग प्रेजेंट करने लगे, या फिर इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, किसी सेक्शन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों के अगेंस्ट हो, तो वो रीजनलिज्म गलत है। कई बार रीजनल मीडिया इन ट्रैप्स में फंस जाती है। तो ये चैलेंजेस हो गए उसके लिए। अब इन चैलेंजेस के साथ साथ वे फॉरवर्ड, यहाँ पर हमने पहला क्या देखा था, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी ना, तो देखो उसी का सॉल्यूशन है स्लो जर्नलिज्म। अब स्लो जर्नलिज्म कहने का मतलब ये नहीं कि हम आज का न्यूज परसों दें। स्लो जर्नलिज्म मतलब हम अटेंशन के साथ पहले इंफॉर्मेशन गैदर करके तब न्यूज ब्रेक करें, है ना। जल्दी से वो क्लिक बेट लेने के चक्कर में नहीं। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, अब यहाँ पे जर्नलिस्ट का भी काम है कि वो पब्लिक को भी डिजिटली लिटरेट करवाएं, और साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट हैं वो भी डिजिटली लिटरेट हो। मतलब सिटीजन और डिजिटल कम्युनिटी, सिटीजन एंड जर्नलिज्म कम्युनिटी दोनों के लिए जरूरी है। इंडिपेंडेंट फंडिंग मॉडल्स, अब ये चीज आप देख सकते हो, देखो मैं किसी भी मीडिया हाउस का नाम नहीं लूंगा, बट अब रीजनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी कई मीडिया हाउसेस को देखोगे या डिजिटल मीडिया चैनल्स को देखोगे जिसमें पॉलिटिशियंस के स्टेक्स होते हैं। तो जब उसमें किसी पॉलिटिशियन के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक्स होंगे, तो आप उनसे इम्पार्शियलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। एथिकल ओवरसाइट प्रमोट करना एंड फैक्ट चेकिंग। अब फैक्ट चेकिंग के लिए वही ये जो एजेंसीज है ना, ये एथिकल ओवरसाइट्स के लिए भी बने होते हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो ऐसी अथॉरिटीज का काम, और अलग अलग ऐसी नई अथॉरिटीज भी बनाई जा सकती हैं जिनसे कि रीजनल मीडिया और नेशनल मीडिया के परफॉर्मेंस को, रीजनल उनके क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। मीडिया और जर्नलिज्म इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर अपने डेमोक्रेसी को, इस डेमोक्रेटिक सेटअप को देश में बचाना है, तो हमें बिल्कुल इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। ठीक है। और अब ये रहा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के सेशन में देखो मैंने 4 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब आपके पास इस पूरे वीक में, आज संडे से लेके अगले संडे असम प्रहरी आने तक, आपके पास 4 क्वेश्चंस लिखने का तो टाइम है। मैं कई एस्पिरेंट को देख रहा हूँ कि वो लिखते ही नहीं है। गाइस देखो ये ना इनर्शिया होता है, इनिशियल इनर्शिया। आप जब तक लिखना नहीं शुरू करोगे ना, तब तक आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी।
यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं एक बार में सीधे पंडित हो जाऊं, सीधे मैं मुझे सब कुछ आ जाए और मैं एग्जामिनेशन एकदम 100 आउट ऑफ 100, या जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या ये 250 वर्ड्स वाला 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे 15 में से 14 मार्क्स मिल जाए, वैसा नहीं होता है। अभी लिखना शुरू करोगे, हो सकता है अभी 10 में से 1 मार्क्स मिले, लेकिन वही मार्क्स 1 मार्क्स आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको एग्जाम क्लियर करने तक लेकर जाएगा। ठीक है, सो ये चीज अभी से सही कीजिए, लिखना सही कीजिए। ये आपके 4 मेंस के क्वेश्चंस हो गए आज। एक और एक्स्ट्रा टॉपिक था एक स्पीसीज से रिलेटेड जिसको जंपिंग स्पाइडर भी बुलाया जाता है, ये भी न्यूज में मेंशन था। आप इसको, इस जंपिंग स्पाइडर के बारे में यहाँ मैंने इसका साइंटिफिक नेम भी मेंशन कर रखा है, कॉलिटस बैलेंटियस। तो आप ये जंपिंग स्पाइडर या इसके साइंटिफिक नेम को गूगल पे सर्च करना और इससे रिलेटेड इस प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन का आंसर करना। अगर आपको लगेगा कि इसमें कोई नोट्स बनाने की जरूरत है तो दैट यू कैन ऐड इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आज के आसाम प्रहरी में यही सेशन थे जहां पे आपको 4 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले हैं और 4 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आज ही आंसर कर दीजिए, मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप टाइम लेकर आराम से लिख सकते हो, लेकिन लिखो जरूर। ये लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नेक्स्ट असम रेडी के सेशन में हम संडे को मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।